नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। अक्टूबर से देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। अगले महीने से इनकम टैक्स देने वाले अटल पेंशन स्कीम में निवेश नहीं कर सकेंगे। जी हां, आपको बता दें कि इसके अलावा 1 अक्टूबर से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। हम ऐसी 6 बदलाव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे और 1 अक्टूबर से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम भी लागू हो जाएगा। और 1 अक्टूबर से उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल भी होना जरूरी होगा। और आपको बता दें कि ऐसे मैनेजमेंट कंपनियों को निवेश की जरूरतों के अनुसार फिजिकल या ऑनलाइन मोड में नॉमिनेशन फॉर्म या डिक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प भी देना होगा। हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार को विपक्षी दलों ने विपक्ष की संयुक्त रैली का आयोजन किया। इस दौरान रैली में आए हुए लोगों ने रविवार को भी एक बार फिर से संबोधित करते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे उन्होंने वो अब तक पूरे नहीं किए। पवार ने कहा कि सरकार ने पहला वादा एमएसपी का किया था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किए थे उनके खिलाफ मुकदमे भी किए गए। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, जी हां, आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर रविवार को कई विपक्षी नेता हरियाणा में एक साथ मंच पर आए। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के निमंत्रण पर फतेहाबाद में हुई इनेलो की सम्मान दिवस रैली में भाग लेने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सीएद नेता सुखबीर बादल, माकपा नेता एस येचुरी समेत कई पार्टियों के नेता पहुंचे। उत्तराखंड की अंकिता हत्याकांड को लेकर आक्रोश फैला हुआ है। लोगों के विरोध के बीच एक बार फिर साथ विपक्षी नेताओं ने भी सरकार को घेरा है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की है। प्रियंका ने ट्वीट पर लिखा है कि उत्तराखंड अंकिता के साथ दिल दहलाने वाली घटना घटी, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन केवल दिखावटी कार्रवाई तक सीमित है। नवरात्रि से त्योहारों की शुरुआत हो रही है। इसके बाद दशहरा और फिर दिवाली आ जाएगी। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो इन त्योहारों के वक्त जरूर घर आना चाहेंगे। हालांकि इस संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। ट्रेन की टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए अब रेलवे ने इस फेस्टिवल सीजन में 35 स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया। हर साल फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को ट्रेन की टिकट के लिए लंबी वेटिंग की वजह से परेशान होना पड़ता है। महीने पहले रिजर्वेशन करने में भी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है। अगर किसी भी काम को मन लगाकर तल्लीनता से की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ऐसे ही कुछ कर दिखाए हैं कानपुर के रहने वाले किसान भंवरपाल सिंह ने। आज भंवरपाल सिंह खुद के उगाए हुए आलू देश के अन्य प्रदेशों में बड़े स्तर पर निर्यात करते हैं और बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। कानपुर जिले के सरसोल ब्लॉक के महुआ गांव के रहने वाले भंवरपाल सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट वकालत छोड़ खेती की शुरुआत की थी। वह वर्ष 2000 में माता पिता के गुजर जाने के बाद से गांव वापस आ गए और खेती शुरू करना कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस बार सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस के डेटा विश्लेषण विभाग के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती ने बताया कि कितने डेलीगेट चुनाव में वोट डालेंगे और इसकी क्या प्रक्रिया है। प्रवीण चक्रवर्ती ने बताया कि डेलीगेट के पास वोटिंग ID होती है जिसमें QR कोड भी लगा हुआ है। जैसे भारतीय चुनाव आयोग का वोटिंग कार्ड है वैसे ही कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी का वोटिंग कार्ड है। इस वोटिंग कार्ड के बिना डेलीगेट चुनाव में वोट नहीं डाला जाएगा। कांग्रेस पदाधिकारी के मुताबिक कांग्रेस के 9000 से ज्यादा डेलीगेट्स हैं, उनके कार्ड तैयार हो चुके हैं और जो PROS है वो डेलीगेट के कार्ड देंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में देश भर के ब्लॉक से डेलीगेट आते हैं। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 3 प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी। इन तीनों प्रत्याशी में एक हिंदू प्रत्याशी भी है। कौशिकाबेन परमार नाम की महिला को ओवैसी ने दंडीमाला विधानसभा सीट से अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। यह पहली बार है जब गुजरात में ओवैसी की पार्टी ने किसी हिंदू प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। भारतीय महिला टीम के दिग्गज झूलन स्वामी ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। झूलन ने अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जिसमें भारतीय टीम को 16 रन से जीत मिली। इस मैच में झूलन ने 2 विकेट भी चटकाए थे। झूलन गोस्वामी ने रिटायरमेंट की घोषणा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उन्होंने रिटायरमेंट लेटर शेयर किया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि क्रिकेट से संन्यास लेने पर वह दुखी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें भारत के लिए खेलने पर गर्व है। गोवा में बिना दस्तावेज के रह रहे 20 बांग्लादेशी नागरिकों को
गिरफ्तार किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को बताया कि पिछले एक सप्ताह में तटीय राज्य के विभिन्न हिस्सों में गिरफ्तारियां की गई है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अप्रवासी जो बिना किसी वैध पहचान पत्र पाए गए उन्हें उनके गिरा देश भेज दिया जाएगा। सावंत ने कहा कि पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे 20 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया और ऐसे और लोगों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सूचित किया गया है। केंद्र सरकार लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड पहुंचाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को कहा है कि आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रोजाना 10 लाख आयुष्मान भारत कार्ड बांटने का लक्ष्य है। रविवार को उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यान्वयन के 1 वर्ष पूरा होने पर आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में अभी तक 19 करोड़ लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है। दिल वालों की ये कहावत तो आपने भी सुनाई होगा, सच बात भी है। दिल्ली में रहने वाले लोग या फिर कोई बाहर से आए व्यक्ति, हर कोई यही कहता है कि लेकिन जो कहा जाता है क्या वो सच है, यह एक बड़ा सवाल है। दिल्ली की पहचान आर्किटेक्चर, यहाँ के लोग, उनका मिजाज, उनकी बोली से है। यही नहीं, दिल्ली में वो सब कुछ है जो दूसरे शहर में आए व्यक्ति की चाहत होती है। पुरानी इमारतों से लेकर बेहतरीन शॉपिंग मॉल तक दिल्ली आपको हर वो एहसास कराएगी जो शायद आपको किसी और शहर में नहीं मिलेगा। पारंपरिक भारतीय खाने से लेकर इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट फूड, पार्टी हब से लेकर के संस्कृति और कल्चर को सीजन तक। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो की जितनी तारीफ करें कम होगी। जो कि दिल्ली में रहते वो समझा जा सकता है। दिल्ली में मेट्रो के आने के बाद से उनकी जिंदगी कितनी आसान हो गई। इस तरह 1 अक्टूबर से देश में आर्थिक विकास में 8 अहम बदलाव होंगे और इससे आपकी जेब पर तुरंत असर पड़ेगा। 1 अक्टूबर से आपको रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर विदेश निर्देश दिया भी बदलेंगे। हम आपको 8 महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बता रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि करदाताओं को नहीं मिल सकेगी अटल पेंशन। दूसरा नंबर की कार्ड के बजाय टोकन से भुगतान होगा। म्यूचुअल फंड को नामांकन की आवश्यकता है। छोटी बचत पर अधिक ब्याज की संभावना और सस्ते हो सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम। जी हाँ, एलपीजी में कीमत में जांच के लिए हर महीने की पहली तारीख का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस स्थिति में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में कमजोर होने से इस बार घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर दोनों की कीमतों में गिरावट आने की आशंका है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में शामिल शहर के 10,000 घरों को 24 घंटे 7 दिन पानी देने की योजना भी स्मार्ट सिटी कंपनी के लचर कामकाज का शिकार हो गई। शहर की इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत शुरुआती दौर में एबीडी क्षेत्र में शामिल राइट टाउन, नेपियर टाउन और गोली बाजार क्षेत्र के 10,000 घरों में 24 घंटे 7 दिन पानी देने का दावा किया जा रहा था। बाद में इसे 2 चरणों में बांट दिया गया। कहा गया कि पहले चरण में 5,000 घरों को ही योजना से जोड़ा जाएगा। नेपानगर के शुक्रवार को सामने आए चुनाव परिणाम के मुताबिक कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़कर 12 पार्षदों के साथ बहुमत हासिल कर लिया। 24 पार्षद वाली नगर पालिका में भाजपा को सिर्फ 10 प्रत्याशी ही जीत दर्ज करा सकी। 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत दर्ज कराई गई। इनमें से एक वार्ड क्रमांक 21 की पार्षद सरला परवीन काटकर भाजपा से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरी थी। दूसरी निर्दलीय पार्षद वार्ड 22 की बसंती बाई हरिराम उइके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में अहमदाबाद में उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, देश के शहरों के विकास पर इतना अधिक फोकस, इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण की सुनिश्चित करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि पुराने शहरों को देखते हुए यहाँ पे सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर से भाजपा पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है। एलओपी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य में अगले 6 महीने तक नहीं टिकेगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि परिवर्तन निदेशालय और कांग्रेस और केंद्रीय जांच ब्यूरो अपना काम कर रही। अधिकारियों ने कहा कि टीएमसी 6 महीने भी नहीं चलेगी। भाजपा नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी टीएमसी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री आज सुबह गांधीनगर से अहमदाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद ट्रेन में यात्रा की। फिर उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया और मेट्रो के जरिए यात्रा की है। और इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों, महिलाओं से बातचीत की। इसके बाद पीएम ने वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का लोकार्पण किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष के दौर से बाहर हो चुके अशोक गहलोत ने अपने उन समर्थकों को सीख दी है जिन्होंने अपने बड़बोले बयान पर उग्र रूप से कांग्रेस नेतृत्व को नाराज कर दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लटकी तलवार के बीच गहलोत ने कहा कि वह अपने साथियों को समझाते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की अथॉरिटी कमजोर नहीं होनी चाहिए। मीडिया इस तरह का बयान देती है। शुक्रवार को मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनने और समर्थन का ऐलान किया है। दिल्ली में मीडिया कर्मी ने जब उनसे कहा है कि पर्यवेक्षक बनकर जयपुर गए और वहां से बेरंग लौटे मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो गहलोत ने कहा यह अलग मामला है। उन्होंने कहा है कि वहां जो घटना हुई वह किसी कारण से हुई हो। मैं CLP लीडर हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि किसी तरह एक लाइन का प्रस्ताव पास करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से नेता राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब संयोजक ने गुजरात चुनाव से इसे जोड़ते हुए कहा है कि किस केस में और किस आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा यह भी पता नहीं, इसकी तैयारी भी की जा रही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि जब से राघव चड्ढा को गुजरात का सहप्रभारी नियुक्त किया गया और उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना चालू किया, आप सुन रहे हैं कि राघव चड्ढा को भी ये लोग गिरफ्तार कर लेंगे, किसी केस में करेंगे, क्या आरोप होंगे ये अभी ये लोग बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने रीट्वीट कर कहा है कि ये तो बहुत घटिया राजनीति, हम राघव चड्ढा के साथ है, पूरा देश इनके कारनामे देख रहा, जनता भी सब समझ रही है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।